जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 10 का मैथ पढ़ा रहा था। मैथ में मैंने टोटल 5 चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। आज से चैप्टर नंबर 6 में स्टार्ट करने वाला हूं। अभी तक आपने 5 चैप्टर पीछे का नहीं देखा है तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं चैप्टर नंबर 6। देखिए चैप्टर नंबर 6 यानी अध्याय है ना, अध्याय 6। देखिए अध्याय 6 का नाम क्या है? त्रिभुज। क्या नाम है? त्रिभुज है ना। क्या नाम है? त्रिभुज। ठीक है, ट्राइएंगल। देखिए अब हम लोग ये जानते हैं कि आखिर में इस चैप्टर में पढ़ना ही क्या है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि त्रिभुज कहते किसे हैं। देखिए अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे कि ये जो त्रिभुज शब्द है ना, इसमें शब्द छुपा है त्रि और भुज है ना। त्रिभुज दो शब्दों से मिलकर बना है, त्रि और भुज। त्रि का मतलब होता है 3 और भुज का मतलब होता है भुजा, यानी इंग्लिश में साइड। ठीक है, तो मतलब कि ऐसी आकृति है ना, ऐसी आकृति जो बंद हो। क्या हो? बंद हो। ठीक है ना, ऐसी आकृति जो बंद हो और उस आकृति में केवल 3 भुजा हो। कितनी हो? केवल 3 भुजा हो, उसे त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान सुनिए, 3 भुजा। अब आप सोच रहे हो कि 3 भुजा क्या है, तो देखिए जब हम लोग घर बनवाते हैं तो साइड में 4 दीवारें होती हैं, है ना। 2 आमने सामने, 2 आमने सामने, है कि नहीं। 4 दीवारें होती हैं, तो जो 4 दीवारें हैं ना, उसी को बोल रहा हूँ साइड। ठीक है, तो जब भी त्रिभुज होगा उसमें कितनी दीवारें होंगी? टोटल 3 दीवारें होंगी। तीनों दीवारें एक दूसरे से जुड़ी होंगी तो बंद होंगी, खुली नहीं होनी चाहिए। तो जब बंद आकृति हो, ठीक है, और उसके अंदर 3 ही भुजा हो तो क्या होगा? त्रिभुज होगा। जैसे समझिए, देखिए ये है एक भुजा, ये है दूसरी भुजा और ये है तीसरी भुजा। ठीक है, पहली भुजा, दूसरी और तीसरी। अब आप देखेंगे कि तीनों भुजाएं जो है ना कि एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जुड़ा है कि नहीं? ठीक है, जब तीनों भुजाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं तो ये जो अंदर इसकी आकृति बना है ना, ये है बंद आकृति, खुला हुआ नहीं है, ये बंद है। इसलिए क्या है? ये त्रिभुज है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है कि 3 भुजाओं वाली जो भी आपको दिख जाए तो आप कह दीजिएगा कि ये त्रिभुज है, ऐसा नहीं है। ध्यान रखिएगा, हमेशा बंद आकृति होनी चाहिए। जैसे देखिए 1 भुजा, 2 भुजा और ये 3 भुजा। देख लीजिए 1 2 और ये 3। देखिए 3 भुजाएं हैं इसमें भी, लेकिन ये बंद नहीं है, यानी जहां से शुरू हुआ था वहीं पे खत्म होना चाहिए। देखिए दूसरे साइड खत्म हो गया, तो ये भले ही 3 भुजा है लेकिन ये बंद आकृति नहीं है, तो त्रिभुज नहीं है। समझ में आ गया कि त्रिभुज क्या होता है। चलिए अब मैं आपको ये बताऊंगा कि आखिर में जो हम लोग क्लास 10 में पढ़ने वाले हैं त्रिभुज के अंतर्गत क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए आपने इतना तो समझ गया कि त्रिभुज क्या होता है। चलिए देखिए त्रिभुज ना जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा और अब हम लोग पढ़ेंगे 10th में। 9th में आपने क्या पढ़ा है? एक चीज पढ़ा है आप, सर्वांगसम। क्या पढ़े हैं? सर्वांगसम। ठीक है, आपने 9th में पढ़ा है सर्वांगसम। और क्लास 10th में पढ़ना है हम लोगों को समरूप। क्या पढ़ना है? समरूप। समझिए ध्यान से, क्लास 10th में आपको समरूप पढ़ना है और 9th में आपने सर्वांगसम पढ़ा था। देखिए अब ये बात हम लोग समझते हैं कि आखिर में इन दोनों में डिफरेंस क्या है। जो स्टूडेंट्स 9th में पढ़े होंगे और जो मुझसे भी पढ़े होंगे या कहीं से भी, उनको अच्छे से पता होगा कि सर्वांगसम क्या होता है। और जो स्टूडेंट्स नहीं पढ़े हैं उनको मैं थोड़ा सा रिकॉल करा दूंगा कि सर्वांगसम क्या है, और समरूप तो हम लोग पढ़ने वाले ही हैं। देखिए सर्वांगसम क्या है? अगर इस सर्वांगसम शब्द को तोड़ोगे तो यहाँ पे दिखेगा, देखिए सर्वांग, सर्वांग प्लस सम। सर्वांग का मतलब कि सब अंग। क्या चीज? सब अंग। और सम का मतलब कि बराबर। ध्यान सुनिए,
ठीक है। सर्वांग का मतलब होता है सब अंग और बराबर। सब अंग का मतलब अंग के जगह पे सब भुजा भी हो सकता है, और भुजा मैंने समझा चुका कि भुजा क्या है, सब भुजा, ठीक है, और बराबर। यानी अगर कोई ऐसी आकृति दी जाए, है ना, और वो आकृतियां एक नहीं होंगी, दो होंगी। अधिकतम कितनी होंगी? दो होंगी। तो जब कोई भी दो आकृति दिया जाए और दोनों आकृतियों के अंग और यानी भुजा वो अगर बराबर हैं, है ना, क्या है, दोनों आकृतियों के सभी अंग और यानी भुजा बराबर हैं, तो वो होती है सर्वांग सम। क्या होती है? सर्वांग सम। बात समझ में आ गया क्या होता है सर्वांग सम। लेकिन समरूप क्या होता है कि जब ध्यान सुनिए, पहला इसमें समरूप होने का कंडीशन क्या है? अगर उसकी जो भुजा होंगी ना, है ना, भुजाओं यानी जो उनकी भुजा होंगी, देखिए दो आकृति होगा तो दोनों आकृतियों के जो संगत भुजाएं होंगी, संगत का मतलब साथ वाली भुजा, है ना, संगत भुजाएं, ठीक है, भुजाएं की जगह पे भुजाओं लिख देता हूं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, ठीक है। समरूप क्या होगा कि जब दोनों आपको आकृति दी गई होगी तो दोनों आकृति की जो संगत भुजाएं होंगी ना, उनका अनुपात क्या होगा? बराबर होगा, तभी वो समरूप होगा। दूसरा कंडीशन क्या है कि इनके संगत कोण भी बराबर होते हैं। यानी अगर कोई दो आकृतियां समरूप होंगी तो कब होंगी? पहला यही कि उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, दूसरा संगत कोण भी बराबर होना चाहिए। लेकिन सर्वांगसम में ऐसा नहीं है, अगर उसके अंग बराबर हैं तो वो सर्वांगसम है, ठीक है, उसमें कोई कोण की जरूरत नहीं है। समझिए अब इसकी आकृति देखिए, अब दोनों का एग्जाम्पल समझा रहा हूं। देखिए मैंने एक बनाया त्रिभुज, क्या बना दिया? ये मैंने एक बनाया त्रिभुज, ठीक है, ये त्रिभुज बनाया तो देखिए जितना इसका साइज है यानी जितनी इसकी भुजाओं की लंबाई है, ठीक है, उतनी ही भुजा वाली लंबाई का मैं एक और त्रिभुज बना देता हूं, ये वाला, ठीक है। तो ये दोनों त्रिभुज आप देखेंगे कि दोनों त्रिभुज की भुजाएं क्या है? आपस में बराबर है। और जब ये भुजाएं आपस में बराबर हैं तो बताइए ये समबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? ये समबाहु त्रिभुज है। याद है ना, सभी भुजाएं आपस में, ये वाला जो त्रिभुज कौन सा है? समबाहु, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर हैं। ये वाला भी त्रिभुज कौन सा है? समबाहु। यानी दोनों त्रिभुज अगर समबाहु हैं तो ये समबाहु त्रिभुज सर्वांगसम हो गया या समरूप होगा। तो चलिए मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं। देखिए जब समबाहु त्रिभुज होता है तो समबाहु त्रिभुज का जो कोण होता है ना, दो भुजाओं के बीच का कोण वो हमेशा 60 डिग्री होता है ना। ये भी अगर समबाहु है तो इसके भी बीच का कोण क्या होगा? 60 डिग्री। बात समझ में आया? समबाहु त्रिभुज के दो भुजाओं के बीच का कोण 60 डिग्री होता है, ये बात हम लोग जानते हैं, ठीक है। और ये भुजाएं भी क्या है? आपस में सब बराबर हैं, ठीक है। तो चलिए अब चेक करते हैं कि ये सर्वांगसम है या समरूप है। सर्वांगसम क्या कहता है कि सभी अंग बराबर हों, सभी अंग बराबर होना चाहिए। और इसमें सभी अंग बराबर होना चाहिए लेकिन कोण की बात नहीं किया है। तो चलिए अब इसमें देखते हैं कि इसमें जो है कि सभी अंग बराबर है कि नहीं है। तो दिख रहा है कि देखिए अगर ये मान लेता हूं ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ये पी क्यू और आर, आप देखेंगे कि ए बी के बराबर पी क्यू है ना, ए बी के बराबर पी क्यू है। ऐसे ही ए सी के बराबर पी आर है, ए सी के बराबर पी आर है। ऐसे ही बी सी के बराबर क्यू आर है, बी सी के बराबर क्यू आर है। यानी सर्वांगसम यही कह रहा था कि सभी अंग आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि कोण भी क्या हो गया है? बराबर हो गया है। जब कोण भी बराबर हो गया है तो देखिए संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। सर्वांगसम तो कह ही रहा है कि भैया ये बराबर होता है, ठीक है। तो देखिए अब ये जो समबाहु त्रिभुज है ना, समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, जिनकी सभी भुजाएं आपस में क्या है? बराबर है। ये सभी भुजाएं आपस में बराबर है। देखिए ये भुजा इसके बराबर थी, लेकिन अगर ये भुजा आपस में बराबर न होती, ठीक है, अनुपात में होती, जैसे समझिए
ये अगर 5 सेंटीमीटर का है, ठीक है, तो ये भी कितना है, 5 सेंटीमीटर का है। तो अब देखिए दोनों 5-5 सेंटीमीटर का है, तो हमने देखा कि भैया इनकी भुजाओं क्या है, बराबर है, सभी अंग बराबर हैं। लेकिन समरूप में चेक करते हैं। समरूप क्या कहता है कि संगत कोण भी बराबर होते हैं। तो देखिए ये 60 है तो ये भी 60 है, अगर ये 60 होगा तो ये भी 60 होगा, ये 60 होगा तो ये भी 60 होगा। तो दूसरा रूल फॉलो तो कर रहा है इन दोनों त्रिभुज में। अब करेंगे संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। देखिए संगत भुजा कौन सी है, ये AC और ये PR। तो बताइए AC बटे PR बराबर है ना, AC बटे PR बराबर संगत भुजा। फिर इसी भुजा के पास में ये AB और PQ, तो AB बटे PQ। देखिए AC का मान कितना है, 5 है, PR का मतलब कितना है, 5 है। इसका मतलब सभी भुजाएं 5-5 होंगी ना, क्यों, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर हैं। तो 5 बटे 5 बराबर 5 बटे 5 यानी 1 और 1। हमें दिख रहा है कि भैया इनकी भुजाओं का अनुपात भी बराबर है और संगत कोण भी बराबर है। इसका मतलब कि जितने भी सभी समबाहु त्रिभुज है ना, जितने भी समबाहु त्रिभुज होते हैं सभी क्या होते हैं, समरूप होते हैं, है ना, समबाहु, है ना, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। ये बात हमको पता चल गया कि जितने भी, है ना, जितने भी समबाहु त्रिभुज होते हैं वो क्या होते हैं, समरूप होते हैं। लेकिन अब देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया कि अगर इस चीज समझ गए ना कि जब भी समबाहु या समरूप या सर्वांगसम अगर आपको पहचानना हो तो बस आपको इतना पता होना चाहिए कि जो समरूप होगा उसकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा और उनके कोण भी बराबर होंगे। सर्वांगसम में केवल उसके अंग बराबर होंगे, कोण बराबर नहीं होगा। जैसे अब चलिए एक और एग्जांपल समझिए। देखिए एक मैं ये पिक्चर लेता हूं, ठीक है, ये पिक्चर मैंने ले लिया, ठीक है, और सेम यही पिक्चर बस इसका साइज बड़ा है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ये बड़ा हो गया। देखिए अगर 5 सेंटीमीटर का है, ठीक है, तो ये 10 सेंटीमीटर का है। अगर ये 6 सेंटीमीटर का है तो ये 12 सेंटीमीटर का है। अगर ये 3 सेंटीमीटर का है तो ये 6 सेंटीमीटर का है। ऐसे पिक्चर बना हुआ है। ये है A, B और C, यहाँ पे P, Q और R। आपसे पूछा जाए कि बताइए सर्वांगसम है या समरूप है, तो देखिए सर्वांगसम में सभी अंग बराबर होंगे। तो देखिए आप यहाँ पे देखिए, अगर ये सर्वांगसम है तो इसके अंग ये 5 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, तो बराबर तो है नहीं, यानी ये सर्वांगसम नहीं है। तो चलिए अब समरूप चेक करते हैं। समरूप में क्या कहता है कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। संगत भुजा देखिए, ये AC लेता हूँ तो ये PR लेता हूँ, यानी AC बटे PR बराबर, ये अब नीचे वाला AB बटे PQ, AB बटे PQ। AC कितना है आपका, तो 5 है, AC कितना है 5, PR कितना है 10 बराबर, AB कितना है 3, PQ कितना है 6, 5 दूना 10, 3 दूना 6, यानी 1/2 बराबर 1/2। यही कह रहा था कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, तो हमने देखा कि हाँ ये बराबर हो रहा है। दूसरा, संगत कोण भी बराबर होते हैं। तो देखिए मैंने बताया कि दोनों पिक्चर सेम ही है, बस इसकी जो भुजा है इसकी लंबाई बस अलग अलग है, यानी यहाँ पे भी 90 डिग्री है तो यहाँ भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि इनके कोण भी क्या है, तो बराबर बराबर हैं, संगत कोण भी बराबर है, इसलिए दोनों आकृतियाँ जो है क्या है, समरूप है। क्या है वो, समरूप है। अब कोई ऐसा पिक्चर बनाया जाए कि जो समरूप न हो, क्या ना हो, समरूप न हो। तो सोचिए एक मैं अगर ये पिक्चर बना दूं, ठीक है, अगर ये पिक्चर एक बना दूं और एक मैं ऐसे पिक्चर बना दूं, तो बताइए ये क्या कभी बराबर होंगी, ये दोनों कभी भी बराबर नहीं होंगी, ठीक है। कहाँ दिख रहा है कहाँ बराबर है, कभी तो ये समरूप नहीं है, है ना, ये समरूप नहीं है। या एक छोटा बना दूं और एक बड़ा आकृति बना दूं, सेम यही, जैसे ये क्या है, ये भी समरूप, मतलब कि ये क्या है, ये जो है कि आपका समरूप है, लेकिन अगर मैं यही आकृति बनाऊं और ये बड़ा कर दूं तो बताइए ये क्या सर्वांगसम है,
नहीं है। सर्वांगसम में अंग बराबर होने चाहिए, ये अंग 5 है तो ये 10 नहीं होना चाहिए, वो भी बराबर होना चाहिए सर्वांगसम में। बात समझ में आ गया। तो समरूप के लिए कंडीशन क्या है, आपको याद रखना है कि भैया जो संगत भुजाएं होती है ना, उनका अनुपात हमेशा बराबर होता है। बात समझ में आ गया। संगत भुजाओं का अनुपात और संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं। दिमाग में अगर ये बात बैठ गया हो तो इसे मैं रफ कर दूं। अब चलिएगा, आप इसे नोट करते चलिए। अब देखिए, एक मेरी बात समझिएगा। देखिए, अगर आपने क्या देखा, अभी मैं चलिए लिखना पड़ेगा मुझे फिर से, समरूप और देखा आपने सर्वांगसम। सर्वांगसम, तो देखिए इन दोनों में एक पॉइंट्स आप याद रखिएगा कि देखिए सभी सर्वांगसम, सभी सर्वांगसम समरूप होते हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा कि सभी सर्वांगसम जो है कि समरूप होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या रखिएगा, अगर आपसे कह दिया कि सभी समरूप सर्वांगसम नहीं होते हैं, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। देखिए सभी सर्वांगसम जो है कि समरूप हो सकते हैं, लेकिन सभी समरूप सर्वांगसम नहीं होते हैं। ये भी याद रखिएगा कि सभी सर्वांगसम यानी सबका अंग अगर बराबर है तो वो समरूप हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन जितने भी समरूप हैं वो कभी सर्वांगसम नहीं हो सकते हैं सभी। जैसे मैंने पिक्चर में दिखाया था कि देखिए समरूप है लेकिन सर्वांगसम नहीं था। सर्वांगसम में सब अंग बराबर होना चाहिए, जबकि समरूप में अंग छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन उसका अनुपात बराबर होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गया, इसका बेसिक चीजें मैंने आपको बताया। इस बेसिक जो मैंने बताया है, इस बेस पे प्रश्नावली 6.1 हम लोग करते हैं। चलिए देखते हैं अब हम लोग प्रश्नावली क्या देखेंगे, 6.1। तो मैं लिखता हूं प्रश्नावली 6.1, ठीक है। तो चलिए देखते हैं प्रश्नावली 6.1 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कोष्टकों में दिए शब्दों में से, है ना, जो कोष्टक में ये दिया गया जो शब्द है इसमें से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। तो चलिए भरते हैं एक एक चीज। देखिए सभी वृत्त होते हैं, देखिए सभी वृत्त सर्वांगसम होते हैं या समरूप होते हैं। तो मैंने बताया था सर्वांगसम में अंग बराबर होते हैं, लेकिन समरूप में अंग के साथ साथ कोण भी बराबर होते हैं। लेकिन मैं ये भी बताया था कि सभी सर्वांगसम जो है कि समरूप हो सकते हैं, सभी सर्वांगसम समरूप हो सकते हैं, लेकिन सभी समरूप सर्वांगसम नहीं होते। ये बात आपको समझाया था। तो देखिए सभी वृत्त, अगर मैं ये कह दूं कि सभी वृत्त सर्वांगसम होते हैं, तो हमको तो इतना पता है कि जब सभी सर्वांगसम समरूप होते हैं तो क्यों मैं सर्वांगसम बोलूं, डायरेक्ट क्यों ना बोल दूं कि सभी वृत्त समरूप होते हैं, है कि नहीं। जब हमें इतना पता है, बस इतनी सी बात पता है कि जब हम कोई बात अपने घर पे बोलेंगे और हमारी बात जिसको बोलेंगे वो किसी और से पूछ के वो बताएगा, तो क्यों ना मैं डायरेक्ट उसी से पूछ लूँ। बात समझ में आ रहा है। जैसे हमें पैसा मांगना होता है, ठीक है, पैसा अगर मांगना होता है पापा से तो कुछ बच्चे मम्मी से मांगते हैं, मम्मी से पैसा मांगेंगे और मम्मी किसको कहेंगी, पापा से कहेंगी, ठीक है। और लड़कियां क्या करती हैं कि डायरेक्ट पापा से मांग लेती हैं। मतलब लड़कियां इतना दिमागदार होती हैं कि वो सीधे समरूप का प्रयोग करती हैं। सीधे मम्मी से काय मांगेंगी, मम्मी दो चार शब्द सुनाएंगे झूठ मूठ का, है ना, उसे सीधे पापा से मांग लो। बस यही चीज है कि सर्वांगसम मम्मी है और यह है समरूप पापा। तो यहाँ पे सभी वृत्त यानी सभी लड़कियां क्या होती हैं, समरूप होती हैं। समझ में आया, सभी वृत्त सीधे समरूप होते हैं, ठीक है। देखिए अब सभी वर्ग, फिर से आया सभी वर्ग, तो क्या होंगे, सभी वर्ग क्या होंगे, समरूप होंगे। क्या होंगे, समरूप होंगे। बात समझ आ गया। सर्वांगसम हो सकते हैं, लेकिन एक बात बताइए, सर्वांगसम हमें पता है कि सभी सर्वांगसम अगर मतलब सभी वृत्त अगर सर्वांगसम है तो ये सर्वांगसम भी क्या है, समरूप ही तो है, तो ये समरूप ही होगा लास्ट में आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन सा त्रिभुज, तो बताइए, सभी
सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन सा? तो यहाँ पे है हमारा समबाहु त्रिभुज, क्योंकि त्रिभुज की बात किया है ना, मैंने यहाँ पे गलती से कुछ अलग लिख दिया था, शायद समरूप लिख दिया था। तो सभी त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज? तो समबाहु त्रिभुज। अभी मैं पीछे बताया था इंट्रोडक्शन में भी कि भैया देखो जो समबाहु त्रिभुज होता है ना, वो सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी भुजाएं भी बराबर होती है, उनके कोण भी बराबर होते हैं, संगत कोण, है ना, भुजाओं का अनुपात। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। देखिए कह रहा है कि अगर कोई भुजाएं समान संख्या वाली हो और दो बहुभुज हो तो समरूप होते हैं। भाई क्यों समरूप होंगे? यदि पहला उनके संगत कोण, अब उनके संगत कोण क्या होने चाहिए समरूप के लिए? तो बराबर, है ना, संगत कोण बराबर हो, तथा उनकी संगत भुजाएं क्या हो? समानुपाती। समानुपाती का मतलब मैंने यही बताया था कि अनुपात बराबर होना चाहिए। संगत भुजाओं का अनुपात उसे ही बोलते हैं समानुपात। तो समानुपाती हो, समझ में आ गया। चौथा भी कंप्लीट हो गया। तो बिल्कुल बहुत आसान है, मैं जो कॉन्सेप्ट समझाया हूं, जिन दोस्तों ने अच्छे से कॉन्सेप्ट देखा होगा वो गारंटी के साथ वो पूरा 100% कर लेंगे। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए, है ना, दो अलग अलग हमें उदाहरण बताना है। पहला है समरूप आकृतियां। समरूप आकृतियों का उदाहरण बताना है। तो समरूप आकृतियां आपके दिमाग में बैठ गया होगा कि भैया इसकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए। तो देखिए अब हम जो भी आकृतियां बनाएंगे ना, उसको यही बात का ध्यान रखेंगे। तो देखिए अब उदाहरण, दो उदाहरण बताना है ना, कितना? दो भिन्न भिन्न उदाहरण। तो उदाहरण फर्स्ट, अब फर्स्ट में बनाइए। एक मैं ये पिक्चर बनाता हूं, ये वर्ग है, क्या है ये वर्ग है ना, और ये वाला एक कोण है, ये मान लेता हूं A B C और D। ठीक है, ये वर्ग है और इसकी जो लंबाई है, भुजाओं की लंबाई है, मान लेता हूं ये 2 सेंटीमीटर। तो ये भी कितनी होगी? 2 सेंटीमीटर, और ये भी कितनी होगी? 2 सेंटीमीटर, और ये भी होगी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन मैं अगर ये सोचूं कि इसी के जैसा एक और बनाना है मुझे, तभी ना समरूप होगा, तो उसमें क्या होना चाहिए? जितना इसमें कोण है उसमें उतना कोण होना चाहिए। तो चलिए मैं बनाता हूं, ध्यान सुनिए, जैसे मैं बना रहा हूं वैसे ही आप बनाओगे। ठीक है, उतना ही कोण होना चाहिए। चलिए संगत कोण क्या हो गए? बराबर हो गए। अब इसका नाम रख दो PQRS। और दूसरा क्या कह रहा था कि भैया जो उनकी भुजाओं का अनुपात है वो बराबर होना चाहिए। अगर ये 2 है तो इसका 2 गुना लिख देता हूं यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, है ना, तभी ना 2/4 होगा तो 1/2 हो जाएगा ना। ऐसे या 2 है तो यहाँ पे कितना लिख दो? 4 सेंटीमीटर, तभी ना 2/4 लिखेंगे तो 1/2 हो जाएगा। अनुपात भी क्या हो जाएंगे? बराबर। ऐसे ही जितना जितना है उसका सबका दोगुना कर दीजिए। 2 सेंटीमीटर है तो यह हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ऊपर 2 है तो इसका 4 सेंटीमीटर। आप 2 गुना 3 गुना 4 गुना ऐसे आप करके लिख सकते हो। तो ये उदाहरण हो गया फर्स्ट। ऐसे ही उदाहरण सेकेंड। ठीक है, अब उदाहरण सेकेंड के लिए आप क्या करोगे? एक मैं सर्कल बना देता हूं, वृत्त। ठीक है, एक वृत्त, एक छोटा वृत्त और एक मैं बड़ा वृत्त बना देता हूं। ठीक है, ये क्या है? तो समरूप है। ये क्या है? समरूप है, ये वृत्त का। और ये अब बताइए, इसमें वृत्त में देखिए सब कोण यानी इसके पूरे वृत्त का कोण 360 डिग्री, इसमें भी 360 डिग्री बराबर ही है। अब जो भुजाएं हैं, भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। अब इसमें बताइए भुजाएं आप यानी भुजाएं क्या है? इसमें कोई भुजा ही नहीं है कि भुजा नहीं? इस साइड वाला है ना, इसको तो परिधि बोलते हैं। अगर एक होता तो भुजा बोलते, इसलिए ये सब आपस में क्या है? बराबर है। तो वृत्त भी क्या है? एक छोटा और बड़ा वृत्त क्या है? समरूप है। चलिए अगर आप चाहें तो त्रिभुज का भी बना सकते हैं, एक छोटा त्रिभुज एक बड़ा त्रिभुज, है ना, दोनों उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर कर दीजिएगा, बस हो गया, और उनके बीच का कोण बराबर हो जाएगा। हो गया ये आंसर समरूप का। अब कह रहे हैं कि ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, दूसरा यही है कि ऐसी आकृतियां जो समरूप है ही नहीं। तो देखिए मैं इसी वाला जो उदाहरण फर्स्ट बनाया हूं ना, इसी को बना के दिखाता हूं। देखिए कि समरूप कैसे ये नहीं होगा। देखिए उदाहरण फर्स्ट, देखिए इसमें क्या करता हूं कि ये बना हुआ है, एक बना दिया ऐसे। ठीक है, यहां पे कोण है ये, और ये BCD। चलिए ये मान लेता हूं है 2 सेंटीमीटर ये भी, और ये 2 सेंटीमीटर, और ये भी है 2 सेंटीमीटर, और ये भी है 2 सेंटीमीटर।
अब मैं क्या करता हूँ, यही जो दूसरा पिक्चर ये है ना ये वाला ऐसे ही बनाता हूँ, लेकिन अब कोण बराबर नहीं करूंगा, कोण बराबर नहीं करने वाला इसके, ठीक है। तो कोण बराबर नहीं करूंगा तो इस चीज को ऐसे अब कर देता हूँ, ऐसे, ठीक है। देखिए ऐसे मैंने कर दिया, तो P Q R और S। अब आप देखेंगे कि ये कितना है, 4 सेंटीमीटर, ये भी है 4 सेंटीमीटर, ये भी है 4 सेंटीमीटर और ये भी है 4 सेंटीमीटर। भुजाओं का अनुपात के रूप में देखेंगे तो बराबर तो है, लेकिन ये क्या ना, कोण बराबर नहीं है। दिख रहा है ना, कोण बराबर नहीं है। कोण अगर ये सीधा होता, ऐसे सीधा होता तब बराबर होता, तो ये कोण बराबर नहीं है, इसलिए समरूप नहीं है। हमें जो आकृतियां बनानी थी बस मैंने बना दिया। आप चाहे तो इस वाले पिक्चर को भी टेढ़ा कर सकते हैं, यानी कोण कम कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया उदाहरण। उदाहरण सेकेंड देखिए, है ना, उदाहरण सेकेंड बना दीजिए। सेकेंड में आप क्या करिए कि एक सर्कल बना दीजिए और दूसरा एक वर्ग बना दीजिए, है कि नहीं। अब आप देखेंगे कि ना इनमें भुजा बराबर है और ना ही कोण बराबर है, इसलिए समरूप नहीं है। ये हो गया, कुछ नहीं करना था, आपको ऐसे ही पिक्चर्स को ड्रॉ करना है। क्वेश्चन नंबर दूसरा भी कंप्लीट हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। देखिए ये जो पिक्चर दिया हुआ है ये समरूप है कि नहीं है, ये हमें बताना है। देखिए समरूप का क्या था कि भैया भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, और दूसरा ये था कि भुजाओं के अनुपात के साथ साथ उनके संगत कोण भी बराबर होने चाहिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं भुजाओं का अनुपात। अब पहला लिखूंगा यही कि भुजाओं का अनुपात। अब देखिए अनुपात देखते हैं। ये मान लेता हूं ये P और Q है, तो PQ बटे क्या होगा, अब ए बी बराबर, अब यहीं से PS बटे AD, है ना, AD। अब करिए PQ का मान कितना है, 1.5 बटे AB का मान कितना है, 3 बराबर, ऊपर भी 1.5 है और नीचे 3, है ना। PS का मान भी कितना है, 1.5 है। चलिए अब ये 1.5 से कटेगा 3 तो 1/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/2। इधर भी 1/2, यानी हमने देखा कि 1/2 बराबर 1/2। संगत भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर है। तो लिख दूंगा आगे, संगत भुजाओं का अनुपात, है ना, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। चलिए पहला तो मिल गया कि चलो इसके अनुपात क्या है, बराबर है। दूसरा आप देखिए, दूसरा क्या होता है, कोण बराबर। अब देखिए यहाँ पे कोण 90 से कम है और ये वाला कोण 90 से ज्यादा है, तो 90 है। देखिए कोण A बराबर 90 डिग्री, है ना, लेकिन कोण P क्या है, 90 से कम। इसका मतलब कह सकता हूं कि कोण A = नॉट कोण P, यानी संगत जो कोण है वो बराबर नहीं है। तो क्या लिखूंगा, संगत कोण बराबर नहीं है। आज जब संगत कोण बराबर नहीं है, मैंने बताया था कि दोनों रूल्स फॉलो होने ही चाहिए। तो आपको दिख रहा है कि एक फॉलो कर रहा है लेकिन दूसरा नहीं कर रहा है, इसलिए यह समरूप नहीं है। तो नीचे क्या लिख देंगे, इसलिए यह समरूप नहीं है। बस हो गया, बस आपको इतना ही करना था और ये पूरा चैप्टर मैंने द एंड करा दिया, ठीक है। तो प्रश्नावली 6.1 पूरा कंप्लीट हो गया। आप इसे नोट कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि वो लोग भी बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो या देने वाले हैं, ठीक है, तो उनका अच्छे से प्रिपेयर हो सके, अच्छे से तैयार कर सके, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।